हेलो दोस्तों, मैं हूं करण पासवान। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम कोपा आईटीआई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रिवीजन कर रहे थे, जिसमें कल बैटरी इशू की वजह से वीडियो बीच में ही रोकनी पड़ी थी। तो हमारे मॉड्यूल नंबर 6 का लेवल नंबर 1 चल रहा था, जिसमें हमारे पास 17 क्वेश्चन था। हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो 17 क्वेश्चन था हमारे पास। विच फीचर इज़ यूज टू एडजस्ट अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन वर्ड ऑफ फॉर अलाइनमेंट इन MS वर्ड। तो जब भी हम क्या कहते हैं वर्ड्स टाइप करते हैं MS वर्ड के अंदर, तो हमारे पास 3 टाइप की अलाइनमेंट होती है, लेफ़्ट, सेंटर एंड राइट। तो इसके बीच का जो स्पेस होता है, उस स्पेस को एक उस स्पेस को जस्टिफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जस्टिफाइंग का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, जस्टिफाइंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इन्वोक थ्रेशर डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। तो थ्रेशर डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? तो इसका आपका आंसर होगा ए, शिफ्ट प्लस F7। अब हम चलते हैं मॉडल नंबर 6 लेवल नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है इसमें मॉडल लेवल नंबर 2 में। विच फीचर इज़ यूज टू क्रिएट न्यूज़पेपर टाइप डॉक्यूमेंट। अगर हम किसी भी न्यूज़पेपर टाइप डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो कौन से फीचर का यूज़ होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, कॉलम। आपने सुना भी होगा कि पेपर के अंदर कॉलम की तरह लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज़ रिक्वायर्ड टू इंसर्ट बुलेट्स फॉर लिस्ट ऑफ डाटा। जब भी हम कभी पैराग्राफ लिखते हैं वर्ड के अंदर, तो वर्ड हम उसके आगे एक सर्कल सा बुलेट लगाते हैं। सर्कल हो सकता है, वो स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, या डायमंड के शेप में हो सकता है। तो वो बुलेट साइन को लेने के लिए आप कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेंगे? तो सबसे पहले आप पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद बुलेट बटन पे जाएंगे, और उसके बाद टाइप ऑफ बुलेट, जो स्क्वायर, रेक्टेंगल, डायमंड, आप वो जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आपका बुलेट पॉइंट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका, पैराग्राफ ग्रुप, बुलेट पॉइंट, बुलेट बटन एंड टाइप ऑफ बुलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव न्यूमेरिक नंबरिक फ्रॉम लिस्ट ऑफ डाटा। अब हमारे पास कोई डाटा है जिसमें पैराग्राफ ग्रुप में हमने बुलेट पॉइंट की जगह नंबर डिफाइन कर रखा है 1 2 3 करके। अगर हमें उसे रिमूव करना है तो हम वहाँ पे कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेंगे? तो आपका हो जाएगा नंबर बटन। नंबर बटन में आप ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ पे सेलेक्ट नन फ्रॉम नंबर टाइप पे क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट नन फ्रॉम नंबर टाइप, वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। अगर आप कोई भी नंबर सेलेक्ट करते हैं तो वो दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, नंबर बटन, सेलेक्ट नन फ्रॉम नंबर टाइप। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव टैब स्टॉप मार्कर फ्रॉम रूलर। अगर आपको ये कौन सा सीक्वेंस आप फॉलो करोगे ताकि जो आपका जो टैब क्लिक करते हो तो आपके पास वो जो मार्कर है वो रिमूव हो जाए, जो भी आपका रूलर है वो आपका रिमूव हो जाए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, ड्रैग द टैब स्टॉप मार्कर आउट ऑफ द रूलर। जब आपका यहाँ पे आप रूलर लगाते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब वो जो टैब को ड्रैग करके आउट ऑफ द रूलर इस साइड ले के आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। वो टैब जो आपका काम करना बंद कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसका आंसर जस्टिफाइंग था। और शिफ्ट F7 हमारे पास किसके लिए था? थ्रेशर डायलॉग के लिए यूज़ हो रहा था। एक क्वेश्चन हमारे पास 6 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ थ्रेशर डायलॉग इन MS वर्ड। तो थ्रेशर टूल का जो यूज़ होता है वो किस लिए यूज़ होता है? तो इसलिए हमारे पास सिनोनिम्स और एटोनिम्स वर्ड के लिए यूज़ होता है। जिस तरीके से आप हिंदी में पर्यायवाची और विलोम शब्द यूज़ करते हैं, तो आप किसी भी वर्ड का सिनोनिम्स और एटोनिम्स अगर यूज़ करना चाहते हैं आप, तो आप किसके अंदर जाएंगे? थ्रेशर टूल का। और थ्रेशर टूल को यूज़ करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? शिफ्ट प्लस F7। इसी तरीके से हमारा लेवल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लेवल नंबर 3 पे जंप करेंगे। तो लेवल नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर डज द फाइल नेम ऑफ एक्टिव डॉक्यूमेंट डिस्प्ले। तो कभी भी आप जब फाइल नेम सेव करते हैं तो उसका नेम कहाँ पे शो होता है डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद? तो आपका शो होता है टाइटल बार में, सबसे ऊपर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में। तो टाइटल बार में शो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन वी रेक्टिफाई एरर अकर वाइल टाइपिंग। जब हम टाइपिंग करते हैं तो जो भी हमारा एरर आता है या गलत स्पेलिंग की मिस्टेक आती है उसको हम रेक्टिफाई या सही कैसे कर सकते हैं? तो डी, ऑटो करेक्ट का ऑप्शन होता है, जिससे आपका जो भी स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो रही है तो ऑटो करेक्ट से ऑटोमेटिक वो करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू फोर्स पेज ब्रेक इन वर्ड डॉक्यूमेंट।
तो कौन सा सीक्वेंस आप फॉलो करके पेज को ब्रेक कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जहाँ से भी आपको पेज को ब्रेक करना है आप वहाँ पे अपना कर्सर लेके जाओगे और वहाँ पे आप कंट्रोल प्लस एंटर को प्रेस कर दोगे तो आपका पेज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, आप सेकंड पेज पे जंप कर जाओगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका, बाय पोजिशनिंग द कर्सर एट द अप्रोप्रिएट प्लेस बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर। तो हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर इन डॉक्यूमेंट। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर इंसर्ट करने का क्या पर्पस होता है, क्या उद्देश्य होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हेडर के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, डेट वगैरह लिख सकते हैं, फुटर के अंदर हम किसी का साइन वगैरह लिख सकते हैं, या कुछ भी हम उसका वहाँ पे किसके थ्रू लिखा गया है, बाय द ऑथर, ये सब चीज़ें हेडर और फुटर में हम फिल करते हैं कि डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट की अदर डिटेल्स होती है। तो वो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, टू अलाउ पेज हेडर एंड फुटर अपेयर ऑन द डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट के ऊपर हमारे पास एक तरह का डॉक्यूमेंट होगा जहाँ पे हेडर एक अलाउ दिखेगा और यहाँ पे नीचे एक फुटर का साइन फुटर दिखेगा जिसके अंदर हमारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन हम फिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड रैप, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ वर्ड रैप। वर्ड रैप का उद्देश्य क्या है। तो वर्ड रैप का उद्देश्य है आपका ए, अलाइनिंग टेक्स्ट विद द राइट मार्जिन। जो आप टेक्स्ट को अलाइन करते हो लेफ्ट राइट एंड सेंटर में, वो राइट मार्जिन एक अच्छे सही मार्जिन के साथ, एक इक्वल मार्जिन के साथ आपको वो अलाइन कर दे। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, थ्रेशर टूल का उद्देश्य क्या है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिनोनिम्स और एटोनिम्स, पर्यायवाची और विलोम शब्द को लाने के लिए हम थ्रेशर टूल का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, विच टैब इज़ यूज टू इंक्लूड पाइवट टेबल, चार्ट्स, हाइपरलिंक टू ए स्प्रेडशीट। तो हम किसी भी तरह के, ये हमारा एक्सेल का क्वेश्चन है, किसी भी तरह के पाइवट टेबल, चार्ट या हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए स्प्रेडशीट में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास इंसर्ट टैब का यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट टैब का ही यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, विच टैब इज़ इन एक्सेल इज़ यूज्ड व्हेन इंपोर्टिंग क्वायरिंग, आउटलाइनिंग और सब टोटलिंग द डाटा प्लेस इनटू वर्कशीट डाटा लिस्ट। तो जब भी हम क्या कहते हैं, यहाँ पे किसी भी डाटा को एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करते हैं, क्वायरी करते हैं या आउटलाइनिंग करते हैं, सब टोटलिंग करते हैं, तो हम कौन से टैब का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, डाटा टैब का यूज़ करते हैं इंपोर्ट करने के लिए। तो इसी तरीके से हमारा एमएस वर्ड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर एमएस एक्सेल पे जंप कर रहे हैं जिसका मॉड्यूल नंबर 7 है, मॉड्यूल नंबर 7 लेवल नंबर 1। तो इसका ऑप्शन है, हाउ सेल्स आर नेम्ड इन एमएस एक्सेल। तो जो सेल्स होता है वो हमारे पास कैसे, सेल हमारे पास कोई भी सेल हमारे पास कॉलम और रो से मिलकर बना होता है। तो कॉलम को हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं और रो को हम नंबर से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले जब किसी भी सेल का हम नाम लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, A1। तो पहले आ गया अल्फ़ाबेट, दूसरा आ गया न्यूमेरिकली। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेट अल्फ़ा न्यूमेरिकली, आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रोज़ इन एम एस एक्सेल 2010। तो जो भी हमारा एम एस एक्सेल 2010 की सीरीज़ है उसके अंदर मैक्सिमम लिमिट ऑफ रोज़ क्या है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट रोज़ क्या होती है, नंबर में आता है। तो रोज़ हमारे पास ऐसे ऐसे आपका नंबर में 1 2 3 करके डिनोट होता है। तो उसका मैक्सिमम लिमिट क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, 1,48,576, 1,48,576। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कॉलम इन एम एस एक्सेल 2010। तो 2010 एम एस एक्सेल के अंदर कॉलम का मैक्सिमम लिमिट कितना है। तो जो अल्फ़ाबेट में हमारा शो होता है उसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 16,384, 16,384। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4th, विच बार लाई टॉप ऑफ द विंडो इन एक्सेल स्क्रीन। तो हमारे पास कौन सा बार सबसे टॉप में शो होता है किसी भी एम एस वर्ड या एम एस एक्सेल या पावर पॉइंट। सबसे पहले हमारा कौन सा बार आता है, टाइटल बार आता है। टाइटल बार इज़ द टॉप ऑफ द विंडो इन एक्सेल स्क्रीन। हाउ रोज आर नंबर इन एम एस एक्सेल। रो को हमने देखा था न्यूमेरिकली, नंबर से शो करते हैं तो न्यूमेरिकली। ऐसी हाउ कॉलम्स आर नेम्ड इन एम एस एक्सेल अल्फ़ाबेटिकली। तो कॉलम को हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं और रो को हम न्यूमेरिकली डिनोट करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टैब इज इन एक्सेल इज यूज फॉर प्रूफिंग, प्रोटेक्टिंग, मार्किंग अप ए स्प्रेडशीट। किसी भी स्प्रेडशीट या एक्सेल फाइल को प्रूफिंग करना मतलब करेक्ट करना, और प्रोटेक्ट करना, प्रूफिंग करना जो भी आपका एरर है आप उसको अगर रेक्टिफाई करते हो तो उस प्रोसेस को हम प्रूफिंग कहते हैं। प्रोटेक्टिंग, हम उसमें कोई सिक्योरिटी लेयर या पासवर्ड ऐड कर देते हैं। और मार्किंग अप करना एक्सेल शीट को हम कौन से टैब के हेल्प से कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी, रिव्यू टैब के आप हेल्प से प्रूफिंग कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो और मार्किंग अप कर सकते हो। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन इज़ एम एस ऑफिस। तो एम एस ऑफिस किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? एम एस ऑफिस के ही अंदर आपका एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल कवर हो जाता है। एम एस एक्सेस भी आपका इसी के अंदर कवर होता है। तो ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप इंस्टॉल करते हो फिर उस पर वर्क करते हो। तो ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 11, विच टूल इज इन एम एस ऑफिस इज़ बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग डाटा एंड मेकिंग लिस्ट। एम एस ऑफिस के अंदर कौन सा टूल सबसे बेस्ट है किस चीज़ के लिए? डाटा को मैनेज करने के लिए और लिस्ट बनाने के लिए। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल 2010। तो फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? कभी भी आप किसी भी फाइल को सेव करते हैं, अगर इमेज फाइल को सेव करते हैं तो उसके आगे क्या होता है? JPG लिखा होता है, JPEG लिखा होता है। आप किसी ऑडियो फाइल को सेव करते हैं तो WAV आता है या MP4 आता है, तो वो उसका एक्सटेंशन होता है। तो ऐसी HTML फाइल का .html होता है, तो एक्सेल फाइल का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, XLSX। XLSX is the extension of Excel file. Question number 13. How does the single element in worksheet known as cell? तो जो सिंगल एलिमेंट होता है एक्सेल शीट के अंदर उसको आप क्या कहते हो? तो उसको आप कहते हो ऑप्शन नंबर ए, सेल। तो सेल से मिलके आपका क्या बनता है? बहुत सारे सेल मिलके आपका बनाते हैं वर्कशीट, और बहुत सारी वर्कशीट मिलके आपको क्या बनाती है? वर्कबुक। तो जब भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सिंगल एलिमेंट होगा आप उसको सेल कहोगे, और बहुत सारे सेल मिलके, मोर देन वन सेल मिलके आपका एक क्रिएट करेगा वर्कशीट को, और मोर देन वन वर्कशीट आपकी क्रिएट करेगी वर्क बुक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14, व्हाट डू यू मीन बाय A3 B13 B20 C7 रेफरेंस इन एक्सेल। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? A3 को सिलेक्ट कर रहे हैं, C7 को सिलेक्ट कर रहे हैं, एंड B13 से B20 तक के एक रेंज को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका रेफरेंस क्या होगा? रेफरेंस ये होगा रेंज, क्योंकि आप यहाँ पे जो बीच में B30 से B20 सेलेक्ट कर रहे हैं, आप ये 20, 13, 14, 15, 16 ऐसे करके 20 तक सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आप एक रेंज को क्रिएट कर रहे हैं आपको सेलेक्ट करके, तो ये आपका रेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ की शुड कंबाइन विथ कंट्रोल की टू क्रिएट मैक्रो इन एक्सेल। तो मैक्रो आप किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं एक्सेल के अंदर? जब भी आप किसी डाटा को अरेंज कर रहे हैं या कोई लिस्ट बना रहे हैं, अगर आपका कोई भी प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप मैक्रो के थ्रू उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उस मैक्रो को प्रेस करके आप उसी प्रोसेस को ऑटोमेटिक बेसिस पे रिपीट कर सकते हैं। आपको वो सेम प्रोसेस आपको बार बार खुद से सेल्फ नहीं करना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस अल्फ़ाबेटिक नंबर का यूज़ करते हैं आप उसको मैक्रो को क्रिएट करने के लिए। तो अल्फ़ाबेटिक आ जाएगा, अल्फ़ाबेट का आप नंबर का यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास लेवल नंबर 1 MS एक्सेल का कंप्लीट हो गया है। अब हम जंप करेंगे लेवल नंबर 2 पे। तो लेवल नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच बार इज़ यूज टू डिस्प्ले शीट इन्फॉर्मेशन एंड इंसर्शन पॉइंट लोकेशन इन MS एक्सेल। तो कौन सा बार ऐसा है जो डिस्प्ले करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, और अगर हम कुछ भी इंसर्ट कर रहे हैं MS एक्सेल के शीट में तो हमारे पास क्या हो जाएगा? स्टेटस बार। कर्जर वगैरह के भी लोकेशन जो MS वर्ड में हमने पढ़ा था, कर्जर के लोकेशन कहाँ पे शो करता है MS वर्ड के अंदर, तो वो स्टेटस बार में ही शो करता है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन की इज़ यूज टू ओपन सेव अस डायलॉग बॉक्स इन MS एक्सेल। MS एक्सेल के अंदर अगर आपकी कोई फाइल ओपन है और वो आपका परमानेंट सेव है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? दोबारा सेव करना पड़ेगा, सेव अस करना पड़ेगा। तो सेव अस के लिए आपका शॉर्ट फॉर्म क्या है? यहाँ पे आप वहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे? ऑप्शन नंबर डी, F12। फंक्शन की F12 आप यूज़ करोगे सेव अस के लिए MS एक्सेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टैब इज़ यूज्ड टू चेंज द डिस्प्ले ऑफ वर्कशीट एरिया एंड डाटा इन कंटेन। तो आप कौन से टैब की मदद से
आप डिस्प्ले एरिया को, वर्कशीट के एरिया को चेंज करोगे, डाटा को कंटेन करोगे, तो आप यहाँ पे कौन सा, डी। वर्कशीट एरिया को डिस्प्ले करते हो आप व्यू, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, चेंज द डिस्प्ले ऑफ व्यू वर्कशीट एरिया, कि वर्कशीट एरिया में आपने जो काम किया है वो कैसा दिखेगा, डिस्प्ले, तो वो किसके अंदर आएगा, डी। तो आप यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा लॉजिक लगा के, डिस्प्ले मतलब दिखना, कैसा दिख रहा है वो, और व्यू मतलब देखना, तो आप सिंपल सा लॉजिक लगा के भी इसका आंसर याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच व्यू इन विच व्यू इन एक्सेल डिस्प्ले द पेज एग्जैक्टली अस दे अपेयर व्हेन प्रिंटेड। ऐसा कहने का मतलब है, तो जब आप एक्सेल फाइल को, आप उसमें डाटा को अरेंज करते हो तो कैसा दिखेगा जब आप प्रिंट करके लेके आओगे, जब आप प्रिंट करके लेके आओगे। अगर आपने सपोज आपने कोई डाटा को मेंटेन किया और आपने डायरेक्ट प्रिंट निकाल दिया, तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा डाटा सही से दिख भी पा रहा है या सही से अरेंज भी हो पा रहा है आपके A4 शीट के अंदर। तो आप उससे पहले क्या कर लोगे, आप पेज लेआउट व्यू में जाके उसको चेक कर लोगे कि प्रिंट लेआउट में वो कैसा दिखेगा, प्रिंट होके आएगा तो वो कैसा दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, पेज लेआउट व्यू, पेज लेआउट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल स्टार्ट विथ इक्वल साइन इन MS एक्सेल। तो क्या चीज़ स्टार्ट होती है इक्वल साइन से, ये तो सभी को पता होगा, डी फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूले को टाइप करने के लिए आपको पहले सेल के अंदर इक्वल लगाना पड़ेगा, इक्वल का साइन यूज़ करना पड़ेगा, फिर ही आपका वो फॉर्मूला वर्क करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच टैब इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग ए स्प्रेडशीट। तो आप स्प्रेडशीट को किस टैब की मदद से आप क्रिएट करते हो, फॉर्मेट करते हो। फॉर्मेट क्या हो गया, आपको बॉर्डर डालना है, उसमें कोई रेंज क्रिएट करना है, या उसको एडिट करते हो, तो वो आपका हो जाएगा होम टैब। होम टैब के अंदर ही हमारे पास सारे फंक्शंस होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच फंक्शन इज़ यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल डेट कंटेन नंबर्स इन ए रेंज। तो कौन से फंक्शन का आप यूज़ करके आप सेल्स को काउंट कर सकते हो। सपोज़ मैंने यहाँ पे एक सेल लिखा है 1, 25, 26, तो मुझे यहाँ पे सेल काउंट करना है, मुझे इसको ऐड नहीं करना है। तो मैंने कितने सेल के अंदर काम किया, 1, 2, 3। तो मैं ये जितने भी सेल के अंदर काम किया है मैं उसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो आप किसी जिस सेल में आप उसको डिस्प्ले करना चाहते हो, आप वहाँ पे इक्वल लगाएंगे, काउंट लिखेंगे, और जो आपका स्मॉल ब्रैकेट है उसको ओपन करके आप उस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, और ब्रैकेट को क्लोज करके आप एंटर प्रेस करेंगे, तो आपका सेल के काउंट आ जाएगा कि आपने कितने सेल के अंदर काम किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काउंट स्मॉल ब्रैकेट ओपन, रेंज को आप सेलेक्ट करेंगे। सपोज मैंने B13 से B20 तक काम किया है, और मैं ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और फिर एंटर प्रेस करूंगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज़ यूज टू ऐड द वैल्यू इन रेंज। तो फंक्शन को ऐड करने के लिए, जो भी हमारे पास नंबर था उसको ऐड करने के लिए आप सम का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही जिस भी आपको सेल्स में डिस्प्ले करना है उसके रिजल्ट को, तो आप वहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे, कैपिटल लेटर में SUM सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, रेंज को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस करेंगे, तो आपका फंक्शन हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी, सम। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिंबल इज़ यूज टू एग्जीक्यूट फार्मूला इन MS एक्सेल। किसी फार्मूले को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें कौन सा सिंबल का यूज़ करना पड़ता है, तो इक्वल का यूज़ करना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर डज द रिजल्ट डिस्प्ले व्हेन ए फार्मूला इज़ एंटर इन एक्सेल। किसी भी अगर हम कहते हैं जो फार्मूला हम डिस्प्ले कर, ये हम फार्मूला अगर हम टाइप करते हैं इस एक्सेल के अंदर, तो उसका रिजल्ट कहाँ पे शो होगा। अगर सपोज़ मैं यहाँ पे सम का फार्मूला टाइप करता हूँ, तो मेरा रिजल्ट भी इसी सेल में ही डिस्प्ले होता है ना, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, करंट सेल। तो ये हमारा हो गया करंट सेल। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन, विच फंक्शन इन MS एक्सेल इज़ यूज टू फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू इन रेंज। अगर हमारे पास कोई रेंज है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर लिखे पड़े हैं और हमें बिगेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप किसका यूज़ करेंगे, मैक्स का यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, मैक्स। और अगर आपको सबसे छोटी वैल्यू यूज़ करनी है, तो आपको कौन सा फाइंड करेंगे, मिनी। तो इक्वल टू मैक्स लिखेंगे और रेंज को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, तो आपका मैक्स वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप मिनी टाइप करते हैं, मिनी का फंक्शन यूज़ करते हैं, तो आपका सबसे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्स्ट फंक्शन इन MS एक्सेल। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो टेक्स्ट फंक्शन है, ना कि फॉर्मूला फंक्शन है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए, मिड।
क्यों? क्योंकि आप इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे और रेंज का जो मीडियन होगा वो मीडियन आपका आ जाएगा इसके अंदर। जैसे आप हिंदी में प्रायिकता करते हैं, माध्यक निकालते हैं, बीच की वैल्यू निकालते हैं, ऐसे इसमें आपका मीडियन आ जाएगा। तो MID का फंक्शन यूज़ करेंगे आप, टेक्स्ट फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेट एंड टाइम फंक्शन इन एक्सेल। तो डेट और टाइम का फंक्शन कौन सा है हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, नाउ। जब भी आप नाउ प्रेस करेंगे आपका करंट डेट करंट टाइम आपको वहाँ पे आ जाएगा। और जब आपको यहाँ पे मीडियन निकालना है तो आप यहाँ पे विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मिडल नंबर ऑफ इन द रेंज। तो मिडल नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, वही मीडियन आ गया, मीडियन फाइंड करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टैब की इन MS एक्सेल। तो कभी भी आप टैब की का यूज़ किस लिए करते हैं? तो हमारे पास टैब की क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास रो फिक्स रहती है और कॉलम चेंज होता रहता है। जब भी आप टैब प्रेस करेंगे तो आपका ये सेकंड रो में जंप करता चलेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट कॉलम, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एंटर की, और जब भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप डाटा को इसमें स्टोर करके एंटर प्रेस करेंगे तो वो नीचे वाले सेल में आ जाएगा एंटर, फिर आपका नीचे वाला सेल आ जाएगा, तो नीचे नीचे आता जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास रो चेंज हो रहा है, कॉलम फिक्स है इसके अंदर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, विच फंक्शन की इज़ यूज टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स इन MS एक्सेल। तो जैसे हमारे पास थ्रेशर हमारे पास डायलॉग बॉक्स था, ऐसी गो टू डायलॉग बॉक्स कहाँ पे आपको जंप करना है, उसके लिए आपका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, फंक्शन की 5, तो F5 आपका आ जाएगा। ऐसी इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इन MS एक्सेल इज़ यूज टू डिस्प्ले द रो डेट मीट सर्टन कंडीशन। तो ऐसा कौन सा फंक्शन आप यूज़ करेंगे या ऑप्शन यूज़ करेंगे ताकि जो रो में जो डाटा है कंडीशन को फॉलो करते हुए ही वो आपको शो करे। तो बी, फिल्टर। आप फिल्टर लगा देंगे कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है, या आप इसमें अगर हमारे पास कोई 1 to 100 तक वैल्यू है तो आपको 10 से अपर वैल्यू दिखानी है। आप किसी भी तरीके का उसमें फिल्टर लगा सकते हैं कि ताकि कंडीशन लगा सकते हैं कि कंडीशन के बिहाफ पे आपको डाटा शो हो। तो हम जंप करते हैं 19 क्वेश्चन पे। तो हमारे पास 19 क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इन MS एक्सेल इज़ यूज टू रीअरेंज द रो बेस ऑन द कंटेंट ऑफ पर्टिकुलर कॉलम। तो हमारे पास कौन से ऑप्शन का यूज़ करके हम जो एक्सेल को का जो रो बेस डाटा है हम उसको अरेंज करते हैं, अरेंज या रीअरेंज करते हैं, शॉर्ट। तो शॉर्ट आप कैसे करते हो, A to Z मैनर में एंड Z to A मैनर में। लाइकवाइज असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप रीअरेंज करते हो तो आपका शॉर्ट हो गया। अगर आप किसी कंडीशन को रखते हुए अरेंज करते हो तो आपका फिल्टर हो गया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर अगर नॉर्मल है तो आप उसमें शॉर्ट का यूज़ कर रहे हो, और अगर आप किसी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो, कंडीशन को रख कर अरेंज कर रहे हो, तो आपका वो फिल्टर का यूज़ होगा। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विच टाइप ऑफ addressing is used to keep row constant and column change and vice versa while copying a formula from one area of the worksheet to another in Excel। तो किस टाइप का जो हमारे पास यहाँ पे एड्रेस होगा कि अगर जब हम यहाँ पे रो को क्या रखेंगे, कांस्टेंट, रो हमारा फिक्स रहेगा और कॉलम चेंज होता जाएगा, या वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है यानी कि रिवर्स, जहाँ पे हमारे पास कॉलम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और रो चेंज होता जाएगा। तो इसमें जब हम एक फॉर्मूला लगाएंगे तो नेक्स्ट वर्कशीट में हमारे पास क्या होगा, तो इसका ये क्या हो जाएगा, मिक्स्ड। तो ये हमारे पास मिक्स्ड हो जाएगा ताकि हम यहाँ पे एक वर्कशीट में काम करेंगे, उसका रिजल्ट कहाँ दिखेगा, दूसरे वर्कशीट में दिखेगा। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन लेवल नंबर 2 एक्सेल का कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो बिल्कुल इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जिनका पेपर है कोपा ITI का उनकी हेल्प हो सके। तो लेवल नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नो आर्गूमेंट फंक्शन। नो आर्गूमेंट फंक्शन वो कोई सा भी नो आर्गूमेंट फंक्शन क्या है, जैसे अगर आप लोअर सेलेक्ट करते हैं, मैक्स सेलेक्ट करते हैं या इफ सेलेक्ट करते हैं तो आपको कोई ना कोई रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है। पर नाउ एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आपको कोई भी रेंज सेलेक्ट नहीं करनी पड़ती। आप इक्वल टू नाउ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, आपको वहाँ पे करंट डेट और टाइम आ जाएगा। नाउ इज़ द नो आर्गूमेंट फंक्शन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच की इज़ यूज टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ द करंट शीट। तो आप अगर किसी भी सेल में काम कर रहे हैं और आपको कहाँ पे आना है, A1 पे आना है, A1 सेल पे आना है, यानी बिगिनिंग ऑफ द करंट शीट पे आना है, तो आप कौन सा शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, तो आपका कौन से की यूज़ करेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल प्लस होम। होम का आइकन आप कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो आप A1 सेल पे आ जाएंगे।
नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है हमारे पास, विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज यूज टू इंसर्ट द हिडन फार्मूला बार इन एम एस एक्सेल वर्कशीट। तो आपने कभी भी एम एस एक्सेल यूज़ किया होगा तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे नीचे साइड यहाँ पे एक टैब के नीचे हमारे पास एक फार्मूला बार शो हो रहा होता है। अगर सपोज़ वो बार को आपको हटाना है या वो बार को एक्टिवेट करना है तो आप कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेंगे, कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, व्यू टैब के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आपका फार्मूला बार का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पे एक बॉक्स आएगा, बॉक्स पे आप अगर राइट क्लिक करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा फार्मूला बार, और अनटिक कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो आप इसका फॉलो करके आप फार्मूला बार को लगा सकते हैं या हटा सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज़ यूज टू चेंज द डायरेक्शन वेयर द कर्सर मूव व्हेन यू प्रेस द एंटर की इन एक्सेल। अगर आप जब एंटर की प्रेस कर रहे थे तो वहाँ पे क्या हो रहा था, एंटर की प्रेस करने पे आपका यहाँ पे कॉलम फिक्स था और रो चेंज हो रहा था, मतलब डाउन साइड आ रहा था आपका। तो आप अगर उसके उसके डायरेक्शन को मूव करना चाहते हैं, आप डाउन साइड ना ले जाके आप उसको क्या लेफ्ट या राइट या अप साइड ले जाना चाहते हो, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, कौन सा प्रोसेस फॉलो करोगे। तो आप ऑप्शन नंबर सी फॉलो करोगे। एक्सेल ऑप्शन में जाओगे, वहाँ पे एडवांस, फिर वहाँ पे क्या करोगे, चूज डायरेक्शन बाय क्लिकिंग डाउन एरो नेक्स्ट टू चेक बॉक्स। तो वहाँ पे आपके बहुत सारे चेक बॉक्स में लिखा होगा, आपका एरो बना होगा, डाउन का एरो बना होगा, आप जिसको सेलेक्ट करोगे उस साइड वो आपका एंटर का की काम करने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच की इज़ यूज टू मेक मल्टीपल लाइन इन ए सिंगल सेल। एक सिंगल सेल के अंदर अगर आप मल्टीपल लाइन क्रिएट करना चाहते हो तो वहाँ पे किस फॉर्मूले का यूज़ करोगे या किस शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करोगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्ट प्लस एरो का की यूज़ करोगे। ये आपका एंटर के पास होता है, आप इसको एंटर के ऊपर होता है। तो अगर आप इसको अल्ट के साथ क्लिक करते हो तो आपका एक ही सेल के अंदर बहुत सारी लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमारा एम एस एक्सेल कम्प्लीट हो गया है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो एम एस एक्सेल के निमी मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट प्लस आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन में भी आए हुए हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन जब आपका पेपर हुआ है, पास्ट ईयर पेपर्स में भी आए हुए हैं, तो आप इसका अच्छे से रिवीजन करें ताकि यही क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं मोस्ट ऑफ द चांस। अब हम नेक्स्ट मॉडल नंबर 8। मॉडल नंबर 8 में आप पावर पॉइंट पढ़ेंगे। तो पावर पॉइंट का आपका लेवल नंबर 1। तो लेवल नंबर 1 हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आइटम कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक, चार्ट, साउंड, वीडियो etc इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में आप क्या यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट में आप स्लाइड्स का यूज़ करते हैं। तो स्लाइड के थ्रू आप प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, तो स्लाइड के अंदर ही आप वहाँ पर टेक्स्ट लिखते हैं, ग्राफिक लगाते हैं, चार्ट लगाते हैं या वीडियो को इंसर्ट करते हैं। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंटेन मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड। स्लाइड का जो मिनिएचर होता है वो कहाँ का रिप्रेजेंट करता है। तो स्लाइड के अंदर हमारे पास क्या होता है, स्लाइड के अंदर ये तो हमारे पास स्लाइड हो गया। स्लाइड के अंदर भी हमारे पास ये एक बॉक्स लगा होता है कि आप यहाँ पे टाइटल लिखोगे या आप यहाँ पे पैराग्राफ लिखोगे, तो आप उसको क्या कहते हो, आप उसको यहाँ पे कहते हो हैंड आउट। तो आपका मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, हैंड आउट। आप छोटे छोटे उसको बिल्कुल छोटे तौर पे आप चेक कर रहे हो। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच बटन इज़ यूज टू ऐड इंस्टेंट एनिमेशन टू द प्रेजेंटेशन एंड हेल्प इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन। तो आप किसी भी चीज़ को इंसर्ट करते हो तो उसको आप इंस्टेंट क्या करना चाहते हो, एनिमेशन दिखाना चाहते हो, ताकि वो लेफ्ट से आए, अप से आए, डाउन से आए या वो राउंड होके आए। तो आप यहाँ पे कौन से बटन का यूज़ करोगे, एक्शन बटन। एक्शन बटन करके आप एनिमेशन उसमें लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज़ पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स है। सिंपल सी बात है, आप स्लाइड का यूज़ करके प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो तो वो एक तरीके से प्रेजेंटेशन ग्राफिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टूल अलाउ यूज़र टू सेलेक्ट डिफरेंट लेआउट फॉर स्लाइड। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हमारे पास बहुत सारे लेआउट गिवन होते हैं पावर पॉइंट के अंदर। अगर आप पावर पॉइंट के अंदर अलग अलग टाइप के स्लाइड को इंसर्ट करना चाहते हो तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, अप्लाई डिज़ाइन। आप थीम पे जाओगे, स्लाइड को ऑप्शन कर बहुत सारे स्लाइड का ऑप्शन आ रहा होगा, आप किसी भी एक पे क्लिक करके अप्लाई डिज़ाइन का क्लिक करोगे तो वैसा ही लेआउट आपका पावर पॉइंट के अंदर आ जाएगा स्लाइड का। तो विच की इज़ यूज्ड टू स्टॉप ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर आप किसी भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रन कर रहे हो तो वो आपका क्या हो जाता है, फुल स्क्रीन पे आ जाता है। तो आपको वहाँ पे जो टॉप राइट कॉर्नर में आपका कट का बटन होता है वो आपका शो नहीं होगा। तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए आप कौन से बटन का यूज़ करोगे, तो आप स्केप बटन का यूज़ करोगे, जो आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, ESC, स्केप बटन का आप यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। अगर आपको कोई नया प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो कौन से शॉर्टकट की का आप यूज़ करोगे? Ctrl+N। तो N फॉर न्यू, इसलिए आपका न्यू प्रेजेंटेशन यूज़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी पेन आर देयर इन बैक स्टेज व्यू इन पावर पॉइंट 2010। तो 2010 में आपका बैक स्टेज व्यू के अंदर कितने पेन्स होते थे? तो कितने पेन्स होते थे आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए 3 पेन होते थे। क्वेश्चन नंबर 9, विच मेनू इज़ यूज टू अप्लाई वेरियस इफेक्ट टू द टेक्स्ट इन स्लाइड। स्लाइड के अंदर जो भी आपके पास क्या होता है, टेक्स्ट होता है, अगर आप उसको क्या दिखाना चाहते हो, इफेक्ट में दिखाना चाहते हो, तो किस मेनू के थ्रू दिखाओगे? एनिमेशन के थ्रू दिखाओगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच मेनू इज़ यूज टू अप्लाई वेरियस विजुअल इफेक्ट टू स्लाइड इन पावर पॉइंट। तो किसी भी पावर पॉइंट में आप अगर विजुअल इफेक्ट दिखाना चाहते हो स्लाइड के बीच में, आप यहाँ पे क्या कर, एनिमेशन के अंदर क्या दिखा रहे हो? टेक्स्ट के बीच में जो भी आप टेक्स्ट या पिक्चर को दिखा रहे हो, पर यहाँ पे एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड जब जंप करता है तो उसके बीच में आप क्या डिज़ाइन दिखाना चाहते हो, वो आपका क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन आपका यूज़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, विच मेनू इज़ यूज टू सेलेक्ट ए प्री डिफाइंड चार्ट स्टाइल। विच मेनू इज़ यूज टू सेलेक्ट ए प्री डिफाइंड चार्ट स्टाइल। तो हम किस मेनू के थ्रू यूज़ करके जो हमारे पास चार्ट स्टाइल है वो हम पहले से जो हमारे पास डिफाइंड है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी डिज़ाइन। ऑप्शन नंबर बी डिज़ाइन टैब का आप यूज़ करके या मेनू का यूज़ करके प्री डिफाइंड चार्ट, पहले से जो डिफाइंड चार्ट है आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो लेवल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आएंगे लेवल नंबर 2 में। तो लेवल नंबर 2 बड़े ध्यान से देखना आप, फोकस करके। तो क्वेश्चन नंबर ए है 1 है हमारे पास, विच टेम्पलेट मेक्स स्पेसिफाई कॉमन डिज़ाइन एलिमेंट इन ऑल स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। तो कौन सा टेम्पलेट है जिसका यूज़ करके हम क्या यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने स्लाइड का प्रेजेंटेशन को अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं या उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी मास्टर टेम्पलेट। मास्टर टेम्पलेट। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच डायलॉग बॉक्स इन पावर पॉइंट अलाउ टू चेंज स्लाइड्स ऑटोमेटिकली इन पीरियड ऑफ टाइम। तो आप यहाँ पे कौन से डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके पावर पॉइंट में जब आपका स्लाइड शो चल रहा होगा तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप एक टाइम के पीरियड के बाद 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद वो स्लाइड आपका चेंज होता जाएगा। तो आप वहाँ पे कौन से ऑप्शन का यूज़ करोगे? तो ऑप्शन नंबर बी का यूज़ करोगे, स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन में आपके जब आप वहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन लगा रहे होगे एक स्लाइड दोनों स्लाइड के बीच में, तो आप वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो किस तरीके से फोल्ड होके आएगा और उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, तो आप वहाँ पे फिक्स कर सकते हो। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इन्वोक थ्रेशर डायलॉग बॉक्स इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट के अंदर भी थ्रेशर डायलॉग बॉक्स आता है जिसका शॉर्टकट की हमारे पास Shift+F7 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑप्शन इज़ यूज टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली इन पावर पॉइंट। विच ऑप्शन इज़ यूज टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में आप किसी भी प्रेजेंटेशन को ऑटोमेटिक बेसिस पे आप क्रिएट करना चाहते हो तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ऑटो कंटेंट विजार्ड। उसके अंदर आप टॉपिक इंसर्ट कर दोगे, वो उसी के बिहाफ पे आपका क्या कर देगा, एक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑप्शन ऑफर ए बिल्ट इन डिज़ाइन थ्रू ए डायलॉग बॉक्स। एक डायलॉग बॉक्स के थ्रू हम कौन सा ऑप्शन हमारे पास एक क्या करता है, एक बना हुआ डिज़ाइन हमें ऑफर करता है। तो टेम्पलेट, अलग अलग टेम्पलेट होते हैं हमारे पास या डिज़ाइंस होते हैं जिसका आप यूज़ करके यहाँ पे अपने प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हो। विच फंक्शन की इज़ यूज टू रन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए आप कौन से फंक्शन की का यूज़ करोगे? तो F5 का आप यूज़ करोगे, और अगर आप उसको रोकना चाहते हो स्लाइड शो को तो आप इसके बटन का यूज़ करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू क्रिएट ए न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट के अंदर अगर हमारे पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं, अगर उस स्लाइड्स में हमें और स्लाइड्स ऐड, एक नई न्यू स्लाइड को क्या करना है, ऐड करना है, तो आप एक तो प्लस का आइकन पे यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हो, और हमारे पास एक शॉर्टकट की है Ctrl+M। Ctrl+M, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, विच होल्डर्स होल्ड टेक्स्ट टाइटल पिक्चर इन पावर पॉइंट।
तो आप यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास स्लाइड्स होता है, स्लाइड के अंदर हमारे पास छोटे छोटे बॉक्स होते हैं जिसको हमने हैंड आउट भी पढ़ा था। तो वो हमारे पास क्या होता है, प्लेस होल्डर। हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं और उसको अरेंज करते हैं, तो प्लेस होल्डर। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंशन ऑफ पावरपॉइंट 2010 रिप्रेजेंटेशन फाइल। जैसे हमारे पास एक्सेल का डॉट XLXX था हमारे पास एक्सटेंशन, ऐसे ही हमारे पास पावर पॉइंट का ऑप्शन नंबर बी PPTX पावर पॉइंट TX। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट द रिलेटेड हिंट ऑफ ए स्लाइड। अगर हमें किसी भी स्लाइड के अंदर हमने कुछ यहाँ पे टाइटल डाला है या पैराग्राफ डाला है, उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं, हिंट लिखना चाहते हैं, ताकि हम प्रेजेंट करते समय जब प्रेजेंटेशन दे रहे हों तो हमें थोड़े थोड़े नोट्स बना ले हम उसके लिए। तो वो हमारे लिए हम किसके अंदर यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए नोट मास्टर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज़ यूज टू सेलेक्ट ऑल स्लाइड फ्रॉम करंट स्लाइड टू फर्स्ट स्लाइड। जब हम यहाँ पे किसी भी चौथे पाँचवें स्लाइड पे काम कर रहे हैं तो हमें सभी स्लाइड को क्या करना है, सेलेक्ट ऑल करना है। तो सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस होम टैब। तो शिफ्ट प्लस होम की का आप यूज़ करोगे सारे स्लाइड को सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 12 क्वेश्चन है, विच व्यू हाइड द हिडन स्लाइड इन पावर पॉइंट। विच व्यू हाइड द हिडन स्लाइड इन पावर पॉइंट। तो कौन से व्यू में आप बहुत सारे स्लाइड को क्रिएट करते हो, अगर आप उसमें से किसी एक स्लाइड को हाइड कर देते हो तो कौन से व्यू का यूज़ करके आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, हाइड करने के लिए। तो ऑप्शन सी रीडिंग व्यू। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑप्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले द सेलेक्टेड स्लाइड ओनली फॉर प्रेजेंटेशन। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो भी आपने स्लाइड को सिलेक्ट किया है आप सिर्फ उसी को प्रेजेंट करना चाहते हो और बाकी स्लाइड को आप हाइड करके रखा रहना चाहते हो, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, डी कस्टम स्लाइड स्लो। अगर आपने 1 से लेकर 10 तक आपने क्या करा है यहाँ पे स्लाइड क्रिएट किया है और आप 5 6 एक ऐसी स्लाइड है 5 नंबर और 6 नंबर स्लाइड ऐसी है जो आप दिखाना नहीं चाहते, तो आप यहाँ पे कस्टम स्लाइड आप 1 2 लेके 10 तक सेलेक्ट कर लोगे एक्सेप्ट 5 एंड 6, तो आपका वो क्या हो जाएगा, कस्टम स्लाइड शो हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए इफेक्ट ऑप्शन इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो कौन सा इफेक्ट ऑप्शन है इसके अंदर हमारे पास, किसका, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, ना कि आपके टेक्स्ट के एनिमेशन का। तो जो फेड पुश और रिवील है ये आपके टेक्स्ट का एनिमेशन होता है, तो आपका प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। आपका डायमंड के रूप में ऐसे करके आपका पावर पॉइंट स्लाइड ओपन होके आता है और इसमें से बड़ा हो जाता है या इसमें से आउट हो जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए डायमंड। इसी तरीके से हम आ गए हैं लेवल नंबर 3 पे। तो लेवल नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच कॉम्बिनेशन ऑफ की इज़ यूज टू शो द लेज़र पॉइंटर ड्यूरिंग द स्लाइड शो। तो आप यहाँ पे स्लाइड शो जब आपका चल रहा होता है तो आप यहाँ पे लेज़र पॉइंटर दिखाना चाहते हो और पॉइंट करके आप उसको एक्सप्लेन करते हो उस चीज़ को, तो आपको किस की के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस लेफ्ट माउस बटन। कंट्रोल प्लस लेफ्ट माउस बटन का अगर आप यहाँ पे प्रेस करते हो तो आपका यहाँ पे जो आपका लेज़र पॉइंटर है ये आपका दिखने लग जाएगा या कर्सर आपका दिखने लग जाएगा, शो होने लग जाएगा। तो लेवल नंबर 3 में हमारे पास सिर्फ 1 ही क्वेश्चन था, तो हमारे पास इस तरीके से पावर पॉइंट आपका आपका रिवाइज हो चुका है। अब हम जंप करेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे तो उसके अंदर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर अलाउड इन टेक्स्ट फाइल फील्ड इन एक्सेस। तो आप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कभी भी आप टेक्स्ट फील्ड में कुछ भी आप यहाँ पे करेक्टर्स को टाइप करते हो तो मैक्सिमम नंबर क्या है आपका 255 255 नंबर ही आप वहाँ पे टाइप कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप टाइप नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ OLE इन एक्सेस। तो MS एक्सेस के अंदर OLE का एक्सपेंशन या फुल फॉर्म क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो O से ऑब्जेक्ट, L से लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, एम्बेड करना। एम्बेड करना क्या होता है, अगर आप किसी भी सपोज़ अगर आप मुझे कोई एक वेबसाइट पे यूट्यूब की वीडियो को लगाना है तो मैं वहाँ पे उसको अपलोड नहीं करूँगा डाउनलोड करके, मैं सिर्फ क्या करूँगा यूट्यूब पे जाऊँगा, उस वीडियो के लिंक को कॉपी करूँगा और इसमें एम्बेड कर दूँगा। मतलब वो यहाँ पे वीडियो चलेगी यूट्यूब पे ही, बस वो शो मेरे वेबसाइट पे होगा, तो उसको हम एम्बेड करना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फील्ड नेम इन MS एक्सेल।
तो किसी भी उसका अगर मैं नेम सेव करता हूँ तो वो हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम लेंथ क्या होगी उसकी 64 करेक्टर, ओनली 64 करेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4, विच व्यू इज़ यूज टू अरेंज टेबल डाटा इन डिफरेंट ग्राफिकल लेआउट टू समराइज डाटा। तो हम अगर हमारे पास कोई भी टेबल डाटा या एक्सेल में हमारे पास कोई फाइल है, अगर उसको हम समराइज़ करना चाहते हैं ग्राफिक बेसिस पे, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कौन से व्यू का यूज़ करते हैं, तो हम पाइवट चार्ट व्यू का यूज़ करते हैं। हम चार्ट में शो करते हैं उस डाटा को अच्छे से दिखाने के लिए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच व्यू अलाउ टू मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर इन एक्सेस। टेबल स्ट्रक्चर इन एक्सेस, तो हम यहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए टेबल स्ट्रक्चर को हम कौन से ऑप्शन का यूज़ करते हैं, तो हम डिज़ाइन व्यू का ऑप्शन करते हैं। डिज़ाइन व्यू में जाके हम जिस तरीके से उस टेबल को दिखाना चाहते हैं, पाइवट चार्ट में दिखाना चाहते हैं, टेबल चार्ट में दिखाना चाहते हैं, या तो जिस तरीके से भी हम दिखाना, बार चार्ट में दिखाना चाहते हैं, जिस तरीके से भी हम दिखाना चाहते हैं उसको डिज़ाइन व्यू में हम चेक कर सकते हैं, जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑब्जेक्ट स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलेटेड टू डाटा। तो ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो डाटा की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, सिंपल सा टेबल, क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर तो हम वर्ड लिखते हैं, डाटा स्टोर नहीं होता, पेज डाटा स्टोर नहीं करता, क्योंकि पेज के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती है और स्क्रीन पर हम उसको शो करते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, टेबल के अंदर हम डाटा की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो MS एक्सेस का हमारे पास लेवल नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच की स्टॉक इज़ यूज टू मूव एक्टिव सेल टुवर्ड राइट इन एक्सेस टेबल। तो ऐसी कौन सी की है जो एक्टिव क्या कहते हैं, जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक्टिव सेल को। टैब की का आप यूज़ करके सेल को मूव कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हमारे पास टैब सेल को प्रेस करते हैं टैब को, बटन को, तो हमारे पास जो भी सेल मूव होता है राइट की तरफ होता है। अगर हमें इसे लेफ्ट की तरफ मूव करना है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, शिफ्ट प्लस टैब। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, विच की स्टॉक मूव द एक्टिव सेल टुवर्ड लेफ्ट इन MS एक्सेल। तो लेफ्ट होगा तो शिफ्ट प्लस टैब, और अगर राइट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टैब, ओनली टैब। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच कॉम्बिनेशन ऑफ की zooms द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेस टेबल, तो टेबल के अंदर अगर आप किसी सेल में आपका कोई डाटा है और अगर आपको उसको जूम करके देखना है तो आप उसमें क्या कर सकते हो, कौन से की का यूज़ करोगे, ऑप्शन नंबर C, शिफ्ट प्लस F2। आप अगर उसको क्या करते हो, आप उस सेल पे क्लिक कर प्रेस करके शिफ्ट प्लस F2 क्लिक करते हो, प्रेस करते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, वो एनलार्ज और रिड्यूस आप उसको कर सकते हो, जूम बटन। क्वेश्चन नंबर 4, विच कॉम्बिनेशन ऑफ की अलाउ यूज़र टू मूव टू द फर्स्ट फील्ड इन द फर्स्ट रिकॉर्ड इन एक्सेस टेबल। तो कौन से की का यूज़ करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फर्स्ट फील्ड में जा सकते हो। जैसे हम एक्सेल के अंदर जा रहे थे फर्स्ट A1 सेल पे, तो A1 सेल पे हम कैसे जा रहे थे, कंट्रोल प्लस होम, ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे हो गया कंट्रोल प्लस होम, फर्स्ट फील्ड में हम जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच कमांड क्विकली लोकेट द डाटा इन इज एक्सेस टेबल। तो एक्सेस टेबल को किसी भी डाटा को फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे फाइंड कमांड का यूज़ करते हो। क्वेश्चन नंबर 6, विच टेक्निक प्रिवेंट इनवैलिड डाटा बिंग सेव्ड इन एक्सेस टेबल। तो एक्सेस टेबल के अंदर इनवैलिड डाटा को सेव करने से बचाने के लिए आप कौन से कमांड का या कौन से टेक्निक का यूज़ करोगे, तो आप C, वैलिडेशन रूल। आप उसको पहले वैलिडेट करोगे कि वो आपका डाटा ठीक है, करेक्ट है आपके अनुसार या नहीं, तो फिर आप उसको सेव करोगे। तो वैलिडेशन रूल से आप क्या करते हो, उसको वैलिडेट करते हो, यानी कि चेक करते हो कि वो आपका कंडीशन पे फुलफिल है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, विच वैलिडेशन रूल एक्सेप्ट ओनली A to Z लेटर फॉर फील्ड इन एक्सेस। अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर MS एक्सेस के फील्ड के अंदर वैलिडेशन एक रूल लगाते, तो जैसे हम डाटा को वैलिडेट कर रहे थे कि उस तरीके से है या नहीं, तो आप रूल वहाँ पे लगाओगे। तो अगर वो हमारे पास सिर्फ अल्फ़ाबेट वे में दिखे तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ऑप्शन नंबर A, इज़ नल और नॉट लाइक। या तो नल हो या तो नॉट लाइक हो। नॉट लाइक मतलब वहाँ पे A to Z की तरह ना हो। अगर हम वहाँ पे क्या लगा रहे हैं, तो ओनली एक्सेप्ट A to Z लेटर फॉर फील्ड इन एक्सेस, तो हमारे पास इज़ नल और नॉट लाइक, या तो हमारे पास और का मतलब दोनों में से कोई एक, या तो सिर्फ इज़ खाली हो, इज़ नल, या इसकी तरह ना हो। तो हमारे पास इन्वर्टेड कोमा, स्टार, बिग ब्रैकेट ओपन, एक्सक्लेमेशन का साइन एंड A to Z, फिर बिग ब्रैकेट क्लोज, स्टार एंड
इन्वर्टेड कोमा। इसी तरीके से अगर हमें वैलिडेशन रूल लगाना हो 0 to 9, तो 0 to 9 हमारे पास क्या हो जाएगा, इज नल एंड नॉट लाइक सेम A to Z की तरह ही हो जाएगा, बस इसमें आपका स्पेस नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच वैलिडेशन रूल अलाउ ओनली पॉजिटिव नंबर फॉर फील्ड। अगर हमें कोई भी वैलिडेशन रूल लगाना है कि सिर्फ उस फील्ड के अंदर पॉजिटिव नंबर आए, नेगेटिव नंबर ना आए, तो हम कौन सा रूल का यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए, इज नल, या तो खाली हो और 0 से इक्वल या 0 के बड़ा हो, क्योंकि 0 भी क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो 0 से बड़ा हो। तो ये वैलिडेशन रूल लगाएंगे तो उस फील्ड के अंदर ओनली पॉजिटिव नंबर ही आएगा, अदरवाइज वो वार्निंग दिखाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ अलाउड द इनपुट मार्क सिंबल हैश इन एक्सेस। अगर एक्सेस के अंदर हम हैश का सिंबल लगाते हैं तो वो क्या अलाउड करता है, वो ओनली ऑप्शन नंबर सी को अलाउड करता है, ए डिजिट 0 to 9 विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। तो वो सिर्फ 0 to 9 डिजिट को अलाउड करेगा उस फील्ड के अंदर विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। इसी तरीके से है क्वेश्चन नंबर 11, विच वैलिडेशन रूल अलाउ एग्जैक्टली डिजिट फॉर नंबर फील्ड इन एक्सेस। किसी एक्सेस के अंदर कोई भी अगर फील्ड होगा तो आप कौन सा रूल अलाउ करोगे, तो इस रूल लगाओ कि उसके अंदर सिर्फ डिजिट दिखे, अल्फ़ाबेट कुछ भी ना आए। तो ऑप्शन नंबर सी, इज़ नल और ग्रेटर दैन 0, इक्वल टू ग्रेटर दैन 0 एंड, और वो क्या होना चाहिए, वो इक्वल टू 99,999 हो या उसके छोटा हो, मतलब 1 लाख से छोटा ही वैल्यू चाहिए उनको, सिर्फ 6 डिजिट की वैल्यू नहीं चाहिए, ओनली 5 डिजिट तक की वैल्यू ही उसके अंदर आ सकती है। तो आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एक फील्ड के एक्सेस के फील्ड में मैक्सिमम कितने डिजिट का नंबर आ सकता है, तो ओनली 5 डिजिट का नंबर आ सकता है। तो हम लेवल नंबर 3 पे आ गए हैं। लेवल नंबर 3 का हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज़ द आउटपुट व्हेन द डाटा 1678.95 इज सेट टू नंबर ऑफ फॉर्मेट हैश का ऑप्शन इन एक्सेस। अगर हमारे पास हम कुछ सी भी फील्ड में MS एक्सेस के अगर 1678.95 को एंटर करते हैं और वो इस फॉर्मेट में शो करता है हैश के फॉर्मेट में, तो अगर हम उसको ठीक करेंगे या करेक्ट करेंगे, सेल को बड़ा करेंगे, तो वो किस फॉर्मेट में आएगा, वो इसी फॉर्मेट में आएगा, डी के फॉर्मेट में सेम ही वैल्यू आएगी, वो वैल्यू करेक्ट नहीं हो, मतलब वो चेंज नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड टाइम फॉर्मेट इज एक्सेस। तो एक्सेस के अंदर इन एक्सेस आएगा, ये इन एक्सेस। अगर एक्सेस के अंदर हमारे पास कौन सा वैलिड टाइम का फॉर्मेट है, तो ऑप्शन नंबर ए, पहले आवर्स आएंगे, फिर मिनट्स आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर वो AM और PM वो टाइम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द आउटपुट व्हेन द डाटा प्राइमरी की इज सेट टू द टेक्स्ट लेस देन की इन एक्सेस। अगर वो लेस देन है, लेस देन का मतलब छोटा, इसलिए आपका ऑप्शन हो गया बी, प्राइमरी की सारे अल्फ़ाबेट छोटे होंगे, यहाँ पे स्मॉल होंगे। ऐसे हमारे पास हो गया, व्हाट इज़ द आउटपुट व्हेन द डाटा फॉरेन की इज सेट टू द ग्रेटर देन फॉर्मेट। तो ग्रेटर देन में क्या होगा, बड़ा, तो सारे यहाँ पे जो आपके लेटर होंगे वो क्या होंगे, कैपिटल लेटर होंगे, तो फॉरेन की आपका ऑप्शन नंबर बी। आपको सिर्फ ये कुछ याद नहीं रखना, आपको इसमें ये लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन से यहाँ पे स्मॉल और यहाँ पे लार्जर या कैपिटल लेटर आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर नॉट एक्सेप्टिंग 0 इन फील्ड ऑफ एक्सेस टेबल। अगर एक्सेस टेबल के अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे अगर डाटा कुछ फिल्ड कर रहे थे, हम यहाँ पे वैलिडेशन रूल लगा रहे थे कि इसके अंदर 0 को एक्सेप्ट ही ना करे, वो यहाँ पे क्या करे, 0 अगर हम डालें तो वहाँ पे यहाँ पे वार्निंग शो करने लग जाए। तो ऑप्शन नंबर ए, फील्ड इज़ द सेट इज़ नल और ग्रेटर दैन 0, या तो खाली रहे या तो 0 से बड़ा रहे, 0 के इक्वल टू भी ना रहे, तो इक्वल टू वाला नहीं आएगा इसके अंदर। तो इसी तरीके से हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम जंप कर रहे हैं नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट एंड इंटरनेट कॉन्सेप्ट पे। तो ये वाला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपका फर्स्ट सेमेस्टर की रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया या आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं कि अगर आप एक से दो बार आप इसको दोबारा रिवीजन करते हैं। ये निमी के मॉक टेस्ट क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं ये क्वेश्चन। तो हम नेटवर्किंग चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, विच लेयर इज इन OSI मॉडल परफॉर्म नेटवर्क राउटिंग फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल फंक्शन। तो नेटवर्क लेयर, ये चैप्टर करवाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना चाहता हूँ। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है
कि नेटवर्क के अंदर कितने टाइप के लेयर होते हैं। तो कितने टाइप के लेयर होते हैं हमारे पास? 7 टाइप के लेयर होते हैं। कितने टाइप के? 7 टाइप के लेयर होते हैं। तो पहला लेयर हो गया हमारा डाटा, सॉरी, पहला लेयर हो गया हमारे पास 7 टाइप के लेयर होते हैं। तो पहला लेयर हमारे पास हो गया फिजिकल, पी से फिजिकल। दूसरा हो गया हमारे पास डाटा लिंक लेयर। तीसरा हो गया हमारे पास नेटवर्क लेयर। चौथा हो गया हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवा हो गया हमारे पास सेशन लेयर। और छठा हो गया हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर। और सातवां हो गया हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के 7 तरह के नेटवर्क होते हैं, जो ये नंबर वाइज ही याद करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि 4th लेयर कौन सा होता है, 5th लेयर कौन सा होता है, 7th लेयर कौन सा होता है। तो आपको ये क्वेश्चन याद करना पड़ेगा। तो इसका शॉर्ट फॉर्म आपके पास क्या बन जाएगा? PDNTSPA। ये आपका शॉर्ट फॉर्म। अगर आप ये इसको याद नहीं कर सकते, मैं फिर भी समझा देता हूँ। अगर हम किसी मॉडम का यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है? फिजिकल वे में हमारे पास होता है, तो इसलिए वो क्या हो गया? फिजिकल लेयर हो गया। और वो मॉडम हम किस लिए यूज़ करते हैं? डाटा के लिए, इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं। तो वो हमारे पास क्या हो गया? डाटा लिंक लेयर हो गया। और वो डाटा जब कैसे हम यूज़ कर पाएंगे? जब तक नेटवर्क नहीं आएगा। तो हमारे पास नेटवर्क क्या हो गया? N फॉर नेटवर्क, नेटवर्क लेयर। और नेटवर्क कैसे आता है? नेटवर्क आता है ट्रांसपोर्ट होके, क्योंकि वो किसी एक किससे आप कह सकते हैं किसी भी वो ट्रांसपोर्ट होकर सैटेलाइट्स के थ्रू हमारे पास डाटा को भेजता है। तो वो हमारे पास 4th हो गया ट्रांसपोर्ट लेयर। और ट्रांसपोर्ट लेयर के आने के बाद हमारे पास एक सेशन आता है। सेशन टाइप कैसे? कुछ पूरा डाटा तो एक बार में नहीं आएगा ना, तो वो थोड़ा थोड़ा करके आता रहता है। सेशन सेशन एक तरीके से 10 KB, 100 KB, 2 MB, 4 MB ऐसे करके आता है। तो वो हमारे पास क्या हो गया? सेशन लेयर। फिर वो सेशन लेयर आने के पास डाटा हमारे पास क्या करता है? वो उसको यहाँ पे शो करता है। जैसे अगर आपकी कोई इमेज लोड हो रही है, तो आप यहाँ पे इमेज, अगर हमने कोई, हमारे पास फिजिकल लेयर था, डाटा था, नेटवर्क था, ट्रांसपोर्ट था, तो हमारे पास ये इमेज क्या हो रही है? ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो वो धीरे धीरे लोड होती है। तो जितना लोड हो वो हमारा सेशन हो गया, कि एक एक करके 1/4 1/3 पार्ट अपलोड हो रहा है। अब वही अगर वो प्रेजेंट हो गया, तो वो हमारे पास क्या हो गया? प्रेजेंटेशन लेयर। और फिर हम उसका एप्लीकेशन कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगा, नेटवर्क लेयर कितने टाइप के लेयर होते हैं? 7 टाइप के लेयर होते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा फिजिकल लेयर, सेकंड हो गया हमारे पास डाटा लिंक लेयर, एंड से थर्ड हो गया नेटवर्क लेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। आपको ये स्टेप बाय स्टेप ही याद करना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं। तो हमारे पास ऐसा कौन सा लेयर है? विच लेयर इन OSI मॉडल परफॉर्म नेटवर्क लेयर राउटिंग, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या हो गया? जो भी है हमारे पास ये नेटवर्क लेयर आ गया। और सेकंड क्वेश्चन, IP का फ्लो क्या होता है? ये सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर C, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फुल फॉर्म ऑफ TCP। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TCP? तो TCP का हमारे पास क्या हो गया? ऑप्शन नंबर D, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका वैसे उसी तरीके से आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, विच लेयर इज सेकंड लेयर इन OSI नेटवर्क मॉडल? तो सेकंड कौन सा बताया था मैंने? डाटा लिंक लेयर। ऐसे ही हमारे पास 4th कौन सा था? हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर था। तो 4th लेयर हमारे पास कौन सा हो जाएगा OSI मॉडल के अंदर? OSI मॉडल के अंदर ट्रांसपोर्ट लेयर। इसी तरीके से हमारे पास 6th कौन सा था? 6th लेयर कौन सी थी हमारे पास? प्रेजेंटेशन लेयर। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप याद करना है। इसमें से आपका एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द एब्रिविएशन ऑफ OSI? OSI का एब्रिविएशन क्या है? फुल फॉर्म क्या है? तो O फॉर ओपन, S फॉर सिस्टम एंड I फॉर इंटर कनेक्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर D, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EFT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। आप जब यहाँ पे क्या करते हो, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू फंड को ट्रांसफ़र करते हो, तो आप उसको क्या कहते हो? EFT, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वैन? तो वैन का एग्जाम्पल क्या है? वैन का एग्जाम्पल है आपका इथरनेट के थ्रू आप बहुत वाइड एरिया में। तो वैन का फुल फॉर्म क्या था? इसके अंदर आपके 3 टाइप के नेटवर्क होते हैं। क्या होता है? 3 टाइप का आपका यहाँ पे क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, LAN
मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया और वैन वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। तो लैन के अंदर क्या होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे कि आपका होम नेटवर्क हो गया, कैंपस होम नेटवर्क हो गया, आपके एक रूम या ऑफिस का नेटवर्क हो गया, आप उसको क्या कहोगे लैन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आप उसका मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क है मतलब आपके घर के ऑफिस से थोड़ा सा बड़ा एरिया कवर करता है वो नेटवर्क, जैसे आपका यूनिवर्सिटी हो गई, किसी कॉलेज में बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है तो वो बहुत उसको एरिया को कवर कर रहा है तो वो आपका मैन हो गया, या किसी सोसाइटी को कवर कर रहा है। पर इस तरीके से अगर वो किसी सिटी को कवर कर रहा है या किसी बहुत बड़े स्टेट को कवर कर रहा है तो वो आपका वैन वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत बड़ा एरिया, तो ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा इथरनेट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ADSL। तो ADSL का फुल फॉर्म क्या है, तो आपका ADSL का फुल फॉर्म हो गया असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इज द फुल फॉर्म ऑफ ADSL। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द लेयर नंबर 3 इन OSI मॉडल। तो लेयर नंबर 3 क्या पढ़ाया था, नेटवर्क लेयर, तो आपका ये क्या हो जाएगा नेटवर्क लेयर। तो आपका ये लेवल नंबर 2 आ गया है, लेवल नंबर 2 यूज़ करेंगे हम। लेवल नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द रेफरेंस टूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू नेटवर्क। तो हमारे पास रेफरेंस टूल के तौर पे हम क्या यूज़ करते हैं, रेफरेंस टूल के तौर पे हम क्या करते हैं कि कम्युनिकेशन, और यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे पास आपके और बीच में, मेरे बीच में कम्युनिकेशन है, तो किसका यूज़ करके हो रहा है, वो टेलनेट का यूज़ करके हो रहा है। तो आपका इसका आंसर आएगा टेलनेट। तो आपका टेलनेट, एक मिनट में आपको शो कर देता हूँ, एक मिनट। विच इज़ द रेफरेंस टूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन द एनी टू नेटवर्क। सॉरी, इसमें टेलनेट आपका वो नहीं है, टेलनेट आपका OSI मॉडल के अंदर ही आता है। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, OSI मॉडल। अगर एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन ही पूछा होगा, उसके अंदर आपका टेलनेट आएगा, जिसमें टेलनेट का ऑप्शन आपका ऑप्शन दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ कॉल्ड द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेस। अगर हमारे पास दो कंप्यूटर है जो अलग 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 प्लेस पे लोकेटेड है, तो उसको अगर हम कनेक्ट करते हैं तो किसके थ्रू कनेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच टोपोलॉजी कंबाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर बस एंड स्टार टोपोलॉजी। तो हमारे पास यहाँ पे जो नेटवर्क बनता है वो दो तरीके से बनता है, या तो बस टोपोलॉजी पे या स्टार टोपोलॉजी पे। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो वो कौन सी टोपोलॉजी बनेगी, तो बस टोपोलॉजी हमारे पास कैसी होती है, बस टोपोलॉजी हमारे पास इस तरीके से होती है। बस टोपोलॉजी कि हमारे पास एक सिस्टम ये रहा, दूसरा सिस्टम ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा। तो ये हमारे पास अगर ये बस टोपोलॉजी हो गई, और स्टार कैसी हो गई, स्टार एक इस तरीके से हो गई। अगर स्टार टोपोलॉजी को आप क्या कर दोगे, बस से कनेक्ट कर दोगे तो वो किस तरीके से दिख रहा है, वो ट्री टोपोलॉजी के थ्रू दिख रहा है। तो आपका ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पेयर ऑफ वायर कंटेन्स इन कैटेगरी 5 UTP टेबल। UTP का टाइप होता है। तो हमारे पास अगर एक हम लेके आते हैं 5 UTP टेबल, तो उसके अंदर कितने पेयर ऑफ वायर्स होंगे, तो पेयर ऑफ वायर जोड़ा। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी 4। अगर ओनली पेयर ऑफ वायर्स नहीं पूछता, ओनली वायर्स पूछता है, तो आपका ऑप्शन आएगा 8, अदरवाइज आपका पेयर आएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड सपोर्टेड बाय कैटेगरी 5 UTP केबल। तो इस केबल के थ्रू आप कितनी मैक्सिमम स्पीड ग्रैब कर सकते हो, तो ये आपका कर सकते हो ऑप्शन नंबर सी, 100 Mbps। तो सबसे पहले जब इंटरनेट आया था तो ये इसी केबल का यूज़ होता था, जो वायर कनेक्शन के थ्रू इंटरनेट ट्रांसफ़र होता था, जिसमें मैक्सिमम स्पीड क्या होती थी, 100 Mbps की होती थी, मेगाबाइट पर सेकंड। Mbps की फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग केबल ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव। लाइट वेव के थ्रू आप मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो कौन सा केबल है, ऑप्शन नंबर डी, फाइबर केबल। आपने देखा होगा अभी जियो क्या बिछा रहा है, फाइबर केबल बिछा रहा है, ताकि वो 5G के अंदर लाइट वेव के थ्रू लाइट की स्पीड के जैसे आपके पास डाटा को ट्रांसमिशन कर सके। क्वेश्चन नंबर 7, विच डिवाइस इज इंस्टॉल इन सब्सक्राइबर टेलीफोन लाइन टू अलाउ बोथ ADSL। ADSL का हमने फुल फॉर्म पढ़ा था, असिमेट्रिकल डाटा सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो ADSL का फुल फॉर्म पढ़ा था, रेगुलर वॉइस
सर्विस टू बी यूज इन सेम टाइम। तो ADSL का फुल फॉर्म ADSL और रेगुलर वॉइस आप यूज़ करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी, माइक्रो फिल्टर, माइक्रो फिल्टर। तो हमारे पास ये यहाँ पे क्या था, ADSL का फुल फॉर्म असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रो फिल्टर, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल ट्रांसफर डाटा बिटवीन नेटवर्क एंटिटी। तो कौन सा मॉडल है जो डाटा को ट्रांसफर करता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सा होता है, 4th, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, विच डिवाइस कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट अलॉन्ग विद द डाटा लिंक लेयर। तो डाटा लिंक लेयर के थ्रू यहाँ पे जो मल्टीपल नेटवर्क को कौन कनेक्ट करता है, तो ब्रिज कनेक्ट करता है। जिस तरीके से हमारे पास एक यहाँ पे जगह होता है, एक यहाँ पे जगह होता है, तो हम ब्रिज की तरह कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक ब्रिज यूज़ होता है लेयर को कनेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10, विच डिवाइस इज यूज टू एम्पलीफाई और रीजनरेट डिजिटल सिग्नल रिसीव्ड वाइल सेंडिंग दैम फ्रॉम वन पोर्ट ऑफ ए नेटवर्क इनटू अनदर। हम यहाँ पे कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं कि जो कि डिजिटल सिग्नेचर को बार बार जनरेट कर सके, रीजनरेट कर सके, एम्पलीफाई कर सके दूसरे पोर्ट तक पहुँचने के लिए। तो हमारे पास एक डी होता है, रिपीटर, जो लगातार बेसिस पे क्या होता है, सिग्नल भेजता रहेगा जब तक वो कनेक्ट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या हो जाएगा, विच डिवाइस मॉड्यूलेट एनालॉग सिग्नल टू एनकोड डिजिटल इन्फॉर्मेशन, डीमॉड्यूलेट करियर सिग्नल टू डिकोड ट्रांसमिटेड इन्फॉर्मेशन ओवर ए टेलीफोन नेटवर्क। तो हम जब टेलीफोन नेटवर्क पे हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को भेजते हैं या हमारे पास वो रिसीव करते हैं, तो क्या होता है, डिकोड करना पड़ता है और एनकोड करना पड़ता है। जब हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को भेज रहे हैं तो वो एनकोड हो जाता है और वो वहाँ जाके रिसीवर के पास डिकोड होता है। तो वो कौन सा डिवाइस के थ्रू होता है, तो आपके पास होता है डी, मॉडम के थ्रू किसी भी इंफॉर्मेशन को एनकोड और डिकोड करके ट्रांसफ़र किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट वन नेटवर्क विथ अनदर नेटवर्क डेट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल। तो हम कौन से डिवाइस का यूज़ करके एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं अलग अलग प्रोटोकॉल को फॉलो करके। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, गेटवे, ऑप्शन नंबर डी, गेटवे। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है हमारे पास, विच डिवाइस फॉरवर्ड डाटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। तो कौन से डिवाइस का यूज़ करके हम डाटा पैकेट को फॉरवर्ड करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में, बिटवीन एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क। तो हम ये क्या, हमारे पास राउटर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ स्टैंडर्ड 10 बेस टी टेबल, 10 बेस की केबल। तो यहाँ पे अगर 10 बेस जो की केबल होता है उसका स्टैंडर्ड स्पीड क्या होती है, 100 Mbps, मेगाबाइट पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ केबल इज यूज्ड इन 10 बेस FL केबल स्टैंडर्ड। तो ये हमारे पास कहाँ पे यूज़ होती है, फाइबर ऑप्टिक्स में यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ 100 बेस TX केबल। तो 100 बेस TX केबल की स्पीड कितनी होती है, 100 kbs। जब 2G स्पीड था, 1G स्पीड था हमारे नेटवर्क का, तब ये वाली केबल यूज़ होती थी। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ द स्टैंडर्ड कनेक्टर ऑफ कैटेगरी 5 अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर केबलिंग। जब हम बहुत केबल को कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारे इसमें स्विच आते हैं, तो स्विच के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। तो वो स्विच का कौन सा कनेक्टर यूज़ करते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा RJ45। ये CPU वगैरह के पीछे भी अगर हम कोई केबल कनेक्ट करते हैं तो RJ45 भी यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मैनी पेयर वायर आर देयर इन कैटेगरी 1 UTP टेबल। तो ये हमारे पास 1 पेयर होता है, 1 UTP टेबल में 1 होता है, और हमने पढ़ा था 5 UTP टेबल में 4 पेयर ऑफ वायर होती है। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज एन एप्लीकेशन लेयर ऑफ इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड बाय लोकल ईमेल क्लाइंट टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम ए रिमोट सर्वर ओवर ए TCP/IP कनेक्शन। अगर आपके पास कोई एक ईमेल आईडी है और आप इस ईमेल आईडी का ईमेल अपने दूसरे ईमेल आईडी पे क्या करना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे से कौन सा एप्लीकेशन लेयर का यूज़ करेंगे, तो पॉप लेयर का आप यूज़ करेंगे, POP, पॉप लेयर का आप यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास आ गया
लेवल नंबर 3। तो लेवल नंबर 3 हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन लेवल है। तो इसका क्वेश्चन हो गया, विच लेयर इन OSI मॉडल प्रोवाइड ट्रांसफ़र द डाटा बिटवीन एंड यूज़र। तो हमारे पास क्या होता है, कौन सा OSI मॉडल हमारे पास डाटा को ट्रांसफ़र करता है एक लेयर से दूसरे लेयर में, एक लेयर से दूसरे लेयर में। तो हमारे पास ट्रांसफ़र कर रहा है, तो सिंपल सी बात है ट्रांसपोर्ट लेयर ही होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लास्ट 3 लेयर इन OSI मॉडल। तो लास्ट 3 लेयर कौन कौन से होते हैं, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो उनका पर्पस क्या होता है, तो पर्पस होता है उनका ऑप्शन नंबर सी, पासिंग ट्रैफिक थ्रू द नेटवर्क टू एंड यूज सिस्टम, टू एंड सिस्टम। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, सेशन कर रहे हैं, फिर प्रेजेंट कर रहे हैं, फिर एप्लीकेशन को ड्राइव कर रहे हैं। तो इनका मतलब क्या है कि वो ट्रैफिक को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि वो एंड यूज़र तक वो डिस्प्ले हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज़ राउटर ऑपरेट। तो कौन सा ऑपरेट करता है, तो आपका लेयर नंबर 3। लेयर नंबर 3 का आपका कौन सा था, लेयर नंबर 3 आपका था, पहला था फिजिकल, दूसरा डाटा लिंक लेयर एंड तीसरा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, सॉरी नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर हमारे पास क्या होता है, राउटर को ऑपरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल डज रिपीटर वर्क। रिपीटर कौन सा आपका, डी, फिजिकल लेयर। जो आपका मॉडम होता है बार बार सिग्नल को थ्रो करता रहता है, तो सिग्नल को थ्रो करने का काम किसका होता है, फिजिकल लेयर का ही होता है। तो लेयर नंबर 1। विच इज स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट ओवर ए TCP बेस्ड नेटवर्क सच एस इंटरनेट। ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल का हम यूज़ करते हैं ताकि एक फ़ाइल को दूसरे फाइल तक दूसरी जगह पे हम दिखा सकें, एक होस्ट से दूसरी जगह पे दिखा सकें। अगर आप किसी भी वेबसाइट को अपने ब्राउज़र में खोलते हैं तो ब्राउज़र के जो वेबसाइट की जो फाइल होती है वो कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करती है आपको शो करने के लिए, FTP का यूज़ करती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वो एक जगह पर होस्ट कर दी जाती है, वहाँ पे इसको रख दिया जाता है, और जब भी आप इंटरनेट पर उसको सर्च करते हैं तो वो फाइल आपको आपके ब्राउज़र पे दिखती है। तो वो कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करती है, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करती है। मैं इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था, टेलनेट के बारे में। ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, विच इज़ नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन इंटरनेट और LAN टू प्रोवाइड ए बाई डायरेक्शनल इंटरेक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटी यूजिंग ए वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन। तो वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन के थ्रू हम टेक्स्ट मैसेज जब यूज़ करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, टेलनेट यूज़ हो जाता है। टेलनेट में सिर्फ आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट तो कर सकते हो, बस ओनली टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो। तो इसी तरीके से हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी रिवीजन था, हमारे पास कोपा ITI फर्स्ट सेमेस्टर का रिवीजन हमारे पास कंप्लीट हो गया। आप इसको मल्टीपल टाइम देख लीजिए। 22 को आपका एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम टाइमिंग है 9 to 11 है, 9 to 11 2 घंटे का एग्ज़ाम है आपका, जिसमें आपका पूरे एनुअल बेसिस पे होगा। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का रिवीजन आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप क्वेरी आप अपना नोट डाउन कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस जो भी इसकी वीडियो है आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प सकें। और कुछ दिनों बाद ही 22 आज 20 है, 20 को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मॉर्निंग में। तो आपका ये 22 का आपका एग्ज़ाम है, तो आपका आज शाम तक ही या फिर आपका 21 को इवनिंग तक आपका सेकंड सेमेस्टर की भी रिवीजन आ जाएगी। तो आप इसको देख के अपना कोपा ITI CBT का एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि किसी की हेल्प हो सके। थैंक यू।